नमस्कार और आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। अ, हमारी प्रथा के अनुसार वेबिनार की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, तो सबसे विनती है कि प्रार्थना प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। मैं कुंदन गुरव और ट्रांसगनाइजेशन आपको इस वेबिनार सीरीज में स्वागत करते हैं। ये वेबिनार सीरीज हमने शुरू की थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेइंग दैट इंडियन एसएमईज डोंट नीड मेंटोर्स, दे नीड इम्प्लीमेंटर्स। हाँ। सो गए एक दशक में हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हमने देखा कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज कलेक्शन, नॉलेज का बड़ा संग्रह हुआ है। लेकिन यही संग्रह कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ या हमारी एक्सपांशन या हमारी बढ़त का बढ़त के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। There are many frameworks, there are many strategies, there are many ways we have learned. बट ये जो सीखा है इसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे फॉल्स ईगो को कहीं ना कहीं पे हवा देता है। एंड आई नो यू डोंट, इस एटीट्यूड में हम जीना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी नॉलेज कलेक्शन इज टू यूज इट इन योर लाइफ। और इस यूज करने को आसान करने के पर्सपेक्टिव से ये वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई। और इसका पहला जो एक थीम हमने लिया था, दैट वाज अबाउट फ्रीइंग द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अल्फा। उसके रोजाना के जो काम है उसमें से उनको फ्री करे, और ताकि वो बीटा सिस्टम पे काम करना शुरू करे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के टुमारो पे काम करती है। So there has to be a system that works on the today of the organization, and there should be a system that is thinking, envisaging, and doing innovations and exploring new markets and entering into new product segment। ये काम जो है वो बीटा सिस्टम से होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि एंटरप्रेन्योर जो है, प्रमोटर जो है, वो अल्फा में इतना उलझा हुआ है कि वो अल्फा से बाहर निकल नहीं पाता। और इसलिए अल्फा को डेलीगेट करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई जाए, अल्फा टीम बनाई जाए, और उसको अल्फा का काम देके एंटरप्रेन्योर बीटा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो जाए। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और इसमें हमने देखा कि अगर मुझे मेरी अल्फा सिस्टम सेट करनी है तो मेरी टैलेंट फैक्ट्री जो है वो सेट होनी चाहिए। मुझे राइट टाइम पे राइट टैलेंट एट राइट कॉस्ट मिल जाए। और इसीलिए टैलेंट फैक्ट्री मॉडल पे हमने काम करना शुरू किया, जिसमें हमने सोर्सिंग पे काम किया कि मेरे यहाँ जो रॉ टैलेंट आने वाला है या जो रॉ मटेरियल आने वाला है, उस रॉ मटेरियल को मैं कैसे, जैसे मेरे फैक्ट्री में अगर मैं कोई भी मटेरियल ले रहा हूं तो मेरे पास उसको सोर्स करने की एक प्रोसेस है। रॉ मटेरियल जो कुछ समय तक ही मैं यूज करने वाला हूं, उसके लिए अगर मुझे सोर्सिंग की प्रोसेस मेरे पास है, तो जो लोग मेरे पास आने वाले हैं, जो एक अच्छे खासे समय तक मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ परफॉर्म करेंगे, मेरी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, वाई आई शुड नॉट हैव अ सोर्सिंग प्रोसेस फॉर इट। सो वी हैव सीन सोर्सिंग किस तरीके से होगी। उसके बाद जो सोर्स किया हुआ मटेरियल है उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, व्हाट इज द कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यूइंग प्रोसेस हमने देखी। और उसके बाद हमने देखा कि जो टैलेंट हमें ज्वाइन कर रहा है उसको हमारे रंग में कैसे रंगा जाए, उसे हमारे कल्चर में कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखी। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पहली बार इस वेबिनार सीरीज में आ रहे हैं उनको शायद लगेगा अरे इतने सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, हमें कैसे इन सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें जो स्टेप्स लेने के लिए कहा गया है, करने का क्या जो बताया गया है, ये हम तक कैसे पहुंचेगा। तो यू कैन ऑलवेज गो टू आवर यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट और इसके ऊपर की गई बातें हैं। साथ ही साथ आपके लिए वहां पे एक ई बुक भी रखा गया है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सको। तो यहाँ पे बड़ा इंप्रेसिव कंटेंट शायद आपको नहीं मिलेगा। No, this is not a series where you get a very impressive content,
but one thing is sure, you get a implementable content, है ना? सो इसी बात से आगे बढ़ते हैं। और हमने जो टैलेंट फैक्ट्री में अभी तक देखा है, सो हमने देखा टैलेंट फैक्ट्री मॉडल जिसमें सोर्सिंग, सोर्सिंग में मैं टैलेंट को ढूंढ रहा हूं और टैलेंट को इवैल्यूएट कर रहा हूं। उसके बाद मैंने देखा कि इवैल्यूएटेड टैलेंट जिसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है, फ्रॉम ऑफर एक्सेप्टेंस अप टू द डे वन, या इंडक्शन प्रोसेस जो है कि मैं एब्जॉर्ब कैसे कर रहा हूं उस टैलेंट को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज हम देखने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, सो अब यहां जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं बोल रहा, यहां मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। Okay, so this training and this is going to be those initial first 6 months. Initial first 6 months when I'm working with that talent, I have given him the philosophy of my organization. Absorption process में मैंने उसको कल्चर के बारे में सेंसिटाइज किया है, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सेंसिटाइज किया हुआ है, कई सारी चीजें मैंने मेरे कल्चर के ऊपर सेंसिटाइज किया हुआ है, मेरे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की हिस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर सेंसिटाइज किया है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में मैंने उसको मेरा रंग क्या है वो दिखाया है, मैंने उसको सेंसिटाइज किया है। अब मुझे सेंसिटाइजेशन से आगे बढ़ना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फर्स्ट 3 4 6 मंथ्स, यहां भी मेरा उसके साथ ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन मैं साथ ही साथ उसको इवैल्यूएट भी कर रहा हूं, क्योंकि 6 महीने में मेरी जो प्रोसेस होगी, 6 महीने में मुझे उसको कंफर्मेशन की ओर लेके जाना है। सो नाउ दिस होल वेबिनार और ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट इज लिमिटेड to few months those first few months, उसमें मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर एंड कंटेंट, मैं उस पे बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फर्स्ट फ्यू मंथ्स in which I'm going to train him, and when I'm saying I'm going to deploy that resource for performance in my organization, मैं उसे परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर रहा हूं, और उसके परफॉर्मेंस के ग्लिम्पसेस यहां पे देख के इवैल्यूएट कर रहा हूं। इतना ही ब्रैकेट अब इस वेबिनार में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए उसको कहा गया है ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, सिखाने की बात कर रहा हूं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट there is a possibility that there is a dilemma in our mind, और ये डिलेमा एज अ एंटरप्रेन्योर हमारे माइंड में होता है, ऐसा नहीं, हर एंटरप्राइज में कहीं ना कहीं पे ये डिलेमा होता है। हर एंटरप्राइज में कहीं ना कहीं ये डिलेमा होता है। सो लेट्स लुक एट दैट डिलेमा। हमने उसको नाम दिया है CFO CEO डिलेमा। ओके, अब एज अ एंटरप्रेन्योर, एज ए SME, एज अ प्रमोटर ऑफ SME बिजनेस, कई बार ये CFO और CEO हमारे अंदर ही है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक CFO और एक CEO दोनों बैठे हुए। एक जो है वो डेटा ड्रिवन है, एक जो है नंबर्स देख रहा है, एक जो है वो इन अ वे प्रैक्टिकल सोच रहा है, और दूसरा है CEO, which is more of a visionary, which is more of a passion driven, which is more of a aspiration driven, जो झील से भरा हुआ है। और जब ट्रेनिंग की बात आती है, अपने लोगों को ट्रेनिंग करने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं ये डिलेमा हमारे सामने आता है। जैसे एक जो डेटा ड्रिवन, एक जो नंबर ड्रिवन CFO हमारे अंदर है, वो कहता है व्हाट इफ वी इन्वेस्ट इन आवर पीपल एंड दे लीव। हम अगर हमारे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें, इफ वी ट्रेन देम, एंड अगर वो छोड़ के जाए,
देन व्हाट। और उसी वक्त मेरे अंदर का वो सीईओ, वो विजनरी पर्सन, वो पैशनेट पर्सन, वो जो एस्पिरेशन से भरा हुआ है, वी कैन कॉल हिम सीईओ और वी कैन कॉल हिम एंटरप्रेन्योर और ओनर, ही सेज व्हाट इफ वी डोंट इन्वेस्ट एंड देन दे स्टे। अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया और अगर वो हमारे साथ रह जाए। अब यहां इस पॉइंट पे लेट्स टेक अ पॉज एंड चैट बॉक्स में आप डालिए कितने लोगों के मन में ये विचार आता है कि व्हाट इफ वी इन्वेस्ट एंड आर पीपल लीव। हमने उन पे इन्वेस्ट किया और वो छोड़ के गए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, अगर नहीं इन्वेस्ट किया एंड दे स्टे बैक, क्या होगा? लेट्स हैव डिस्कशन। पहला शुरुआत करते हैं, अगर हम ट्रेन करें और वो छोड़ के जाए तो क्या होगा? Request all of us to put your points into the chat box. If we invest and if they leave, what happens? So there's one answer where Mahendra ji is saying that, there will be a temporary loss. Sir, this is Manjesh here. I think they have unmuted me. Sir, one realization for us is we as entrepreneurs, we believe in building the team. We passionately invest in the people growth because it is only two things in our line of business, that is skill and will. Skill aspect we definitely invest in so that they get skillful, but will is something which lacks in most of the people, or probably after we hiring them थोड़ा समझ के लिया, बाद में समझ देखा वो गधा हो गया. So for us, when we invest in, we ensure that we don't bifurcate them, that invest इतना ही करेंगे वैसा नहीं, we wholeheartedly we do it for them. But there are times when they get greedy and tomorrow start off their own, and also they kind of end up in not taking that investment of ours and amplify it towards the larger extent what we expected. How should we as entrepreneurs probably put a fundamental thing that this is how you need to look at this? I'm a little confused. Like, how should we do it? What you asked a very valid question. Either don't allow them to grow or let them grow, and tomorrow when they grow out of you. So, how do we come up with this? What is the realization for us in this? Superb, superb. So, Manjesh ji, thank you for sharing this. And this is not something which is coming out of some hypothesis, or this is not something which is some theory. It is a real life dilemma. It is a real life dilemma for an entrepreneur that if we invest and if they leave, then what? And day in and day out, we all are going through this dilemma. And thank you that you mentioned skill and will. Okay, so skill is where we are training them on the hard skills or soft skills, the things, the abilities that they need to perform. And will is the motivation or the ichha shakti to work and to continue. Yeah. So when it comes to skill and will, when we train people and when we motivate, if we do these two things together, training for the ability or skill development and motivation to keep their ichha shakti, their will going. Okay. So very good that you have initiated this in the beginning of this webinar. Whenever we do any of these intervention or both of this intervention, what we are doing is
We are helping them to realize or to discover their potential, isn't it? Very true. When we train them on their abilities and when we train them on their, when we motivate them on their ichha or their will, what we are doing in a way is we are helping them to discover their potential. Now, whenever we help anybody to discover the potential, whenever somebody becomes aware of their potential, what they would be looking for, they will always be looking for bigger challenges. Once you are aware that you have potential, you would be looking for better challenges or bigger challenges. If we cannot provide them better or bigger challenges, they will start looking for better and bigger challenges elsewhere. Manjesh, you are there? Yeah. Yes, So I I'm think here, this sir. can be done in conversation, right? Yes. So by doing this intervention, we are helping them to realize or discover the potential. When the potential is discovered, people would want better or bigger challenges. Either Got it. we provide them bigger challenges, and if we are not giving them bigger challenges, then they will start looking for bigger External bigger challenges challenges. Yeah. elsewhere. Yeah. Elsewhere. Okay. Now this is where our ability to give bigger and better challenges, that point comes in. Another point here, Manjeshji, that we need to understand is the concept of lid in the leadership. Lid. Lid in Hindi, it is called dhakkan. Mhm. Dhakkan, lid, This Mhm. is this is the lid, Okay. right? So law of lid, please. Let's say on the scale of potential, let's say this being 0 and this being 10. Okay. Mhm. On this scale, if we as a leader, we are on 5. On this scale, we are on 5. What will be the potential of our team? 0.5, sir. It will be below 5, right? Yeah, yeah, yeah. If we are at 5, our people will be below 5. True. But as they come, as they start working, as they start getting experience and exposure, Mhm. what will start happening? Their potential will start increasing. True. And as their potential start increasing, there will be a time when they will reach somewhere near 4 or 5. Got it. The moment they come to 5, what is happening? And we are They, sitting on 5. so they hit the ceiling and they don't know what next. Then what could be the outcome if this continues for a longer period of time? Stagnation. And then what would be the solution? There will be a friction, not stagnation. Yeah. They were at 4, then they were at 3, then they became 4, then they become 5, and at 5, we are also sitting at 5. Then there is a friction. Now, what should be the solution? I need to move from being on 5 and go to 7. True. When I go 7, there is a breathing space for the team. But they are going to come back and they will become 6 and 7, and again there will be a friction.
then I need to move from 7 to 10. If I can't move from 5 to 6, 6 to 7, 7 to 10, then there will be a friction for some time, but there will be a time when they will break the lid and go away. Got it. Okay. Got So it. let's understand this phenomena. Once we understand this phenomena, okay, I'm not saying this is the ultimate solution. No, there is no one ultimate solution. Okay, but one of the reason could be that we are sitting at 5 as a promoter or a leader or a entrepreneur, and my people, whoever we have appointed, somebody might be at 3, somebody might be at 4, somebody might be at 2, 2.5 on the scale of 0 to 10 on potential. But as we train and as their exposure increases, they will start moving ahead. They will start moving ahead. And they Got will come at 5. Now I need to move from 5 to 7. Then I create a space. When I say, as an entrepreneur, I need to move from 5 to 7, I need to increase the potential of my business. So it is not about the individual, it is about the organization's potential needs to increase. And it gives enough space for people to operate. If we cannot do that, there will be a time when this guy who was at 4 will move to 6. And that moving will happen by breaking the lid and going somewhere else, looking for better challenges and bigger challenges. So basically, lead from the front and keep raising the bar or the standards. Absolutely. So Got that it. sometimes you would have heard this sentence from somebody. I know this has been talked a lot. In today's world, scaling and growing is not an option. In today's world, scaling and growing is not a option or a choice. It has become a mandate. Mandate. True. When I'm in business, I cannot say that આપણું તો થઈ ગયું, मेरा हो गया. There are other factors which are connecting to this point, but one of the point is your people. If you're not growing in potential, in size, in market, in products, in geography, it's not that your business is getting stagnated. Everybody working in that business are getting stagnated. So yes, this dilemma is real, that if we train our people and if they leave, then what? Yes, there will be a loss. There will be, somebody said, temporary loss. There will be a loss. But then there are certain things that I can do at my level, where I can create that space within my system. I can create those bigger challenges within my system, which they will be looking for. So the visionary which is sitting inside you, in us as entrepreneurs, there are two types of two personalities are existing. One which is more practical, number oriented. We have given it a name of CFO, and then there is a CEO. If that CEO is alive, that visionary is alive, that man of passion is alive, he will raise himself to next level so that the team working under him
gets that space to move up the ladder. Yeah. There's another hand raised. Arjun Lanjewar. Can we unmute Arjun? Yes, Arjun. Wanted to speak something? Sorry, I just joined late, but I got your point that we have to raise our bar so that employees get the space to raise themselves. Right, right. And this is not the ultimate. This is one of the thing. Okay. This is not the only, but one of the thing that can help us is to raise our bar, keeping in mind that in today's world, growing and scaling is not an option or a choice. It is a mandate. Because by growing, I'm creating new challenges. I'm creating that space. And it's not only with our employees, it is with our kids also. As a parents, if you cannot raise the bar of your potential, your kids are going to feel suffocated. You know? So growing is not an option for us. Yeah. So good discussion. Thank you, Manjesh ji. Thank you, Arun. Yeah. Let's move ahead. That this phenomena does exist. A lot of people must be thinking, "Kyala, if I invest in our people and they go to competitor, then what?" Some people have experiences that those people themselves have become the competitor. Those people themselves have become competitor. That reality also exists. No? But one of the thing is, if we cannot give them challenges, they are going to look for challenges. The another aspect is, if I don't train my people, they don't become, let's say they don't become competitor. Or we say we will stop them from becoming competitor. But can we stop those competitors who are coming on daily basis, who are not part of my system? We might be able to stop the people who are in my system. How do I stop people who are not part of my system, but they are becoming competitors, outsiders? So in a way, I have no direct control on competition. I can't stop. If not my people, somebody else is becoming competitor for sure. And the solution is, how do I raise my bar? How do I expand? How do I innovate? How do I come up with new products? How do I increase my competitive advantage? Advantage over competition. It's not about your people becoming competition. Because if not your people, somebody in Chennai, somebody in Bangalore, somebody in Texas is becoming competitor. You don't even know who's that person. We have no direct control. The only thing that we have in control is, how do we become more competitive? How do we increase our competitive advantage? No. By stopping somebody, we can't stop competition. Now come to the next point. What would happen if we do not invest? Considering all these limiting beliefs, that they will leave me, I will have a temporary loss, money and effort that I invested will be wasted.
they will become competition. With these limiting beliefs, if we don't train our people, then what happens? The question that is asked by the CEO to the CFO. So Mahendra Naik is saying no growth. थोड़ा elaborate करेंगे महेंद्र जी? Can we unmute Mahendra Naik ji? Mahendra ji, Yes, yes. when Uh, you say no growth, First of all, according to our requirement, our means owners and as well as subordinates, mindset should be changed accordingly time to time. Means whenever required training and extra work, they have to motivate and they have to encourage to pull out the output time to time and according to our growth desired level. Means smartly, specific, achievable, measurable, timely. And this is our in competitive days. We have to stay along with the whole world. Means for that reason we have to look. We have to train our people. ओके सो व्हाट महेंद्र जी सेइंग कि अगर हम हमारे लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम जो जो हम इंडस्ट्री के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने रेलेवेंस को बनाए नहीं रख पाएंगे. नो, इफ सच पीपल स्टेज बैक, ऐसे लोग अगर स्टे बैक होते हैं जिनको हमने ट्रेन नहीं किया, यू नो, तो उनके अंदर स्टेगनेंसी आने वाली है. Now, this is going to result in first thing is inefficiency in our system. Growth का छोड़ो. If our system starts becoming inefficient, calculate the cost and compare the cost to the development cost or training cost. Compare it with the cost that we will incur having an inefficient people, inefficient system. You know, if we are not operating at our optimal potential, anything below optimal potential will be seen either into your cost of goods sold. If that increases, then your gross profit is going to come down. Your gross profit is going to come down. Or it will be show up into your overheads. You know, inefficient people, if something needs to be done in 5 days, they will do it in 7 days. Calculate that cost. Inefficient people, there will be a mistakes and there will be rework. Calculate that cost, which will come into your either in your cost of goods sold, which will impact your gross profit, or it will come into your overheads, which will impact your EBITDA. Anything, every leakage that is happening, because of inefficiency, because of repeated work, because of mistakes, will be incurred either in your cost of goods sold or in your overheads, which is ultimately going to impact your PAT, जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इम्पैक्ट करेगा. Now, if I calculate even 1% as a impact on my PAT, calculate that cost and compare that cost with the investment that we do on training people. I think करने का क्या, इसका पहला आंसर यहां आज के वेबिनार में है कि आज पहले जाके आपका रेवेन्यू, उसके बाद आपका सीओजीएस परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है, वो रेवेन्यू में से सीओजीएस निकाल दो तो आपका जीपी रहेगा,
जीपी में से आपका ओवरहेड्स निकालो, विच इज योर एम्प्लॉय कॉस्ट, विच इज योर रेंट, विच इज योर इलेक्ट्रिसिटी। जो माल बने ना बने तो भी जो खर्चा लगने वाला है, दैट इज ओवरहेड्स, वो निकाल दो। देन यू विल गेट एबिटा। एबिटा में से इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, amortization निकाल दो, तो बचेगा आपका पैट। अब कैलकुलेट करो, अगर मेरा इनएफिशिएंसी की वजह से, रीवर्क की वजह से अगर 1% भी कट जाए तो वो अमाउंट कितनी है, और फिर उस अमाउंट को कंपेयर करो विद द मनी दैट आई नीड टू इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आप आज भी, आई एम श्योर, यहां जितने एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, आपकी खुद की पीएनएल एक बार जाके चेक करो, उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट कंसीडर भी किया है क्या? अपने आप को पूछोगे ना, जेन्युइनली अपने आप को, मुझे बताने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। उसमें वो हेडिंग कहीं लिखा है क्या? मैं उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखा होगा, रेंट लिखा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लिखा होगा, लेकिन उसमें ट्रेनिंग का कॉस्ट, ये हेडिंग कहीं पे आ रहा है क्या? जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ, क्या हमने उस खर्चे को कंसीडर भी किया है क्या हमारे पीएनएल में? किस हेडिंग के नीचे डालना चाहिए उसको, चेक फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ कॉस्ट, इनएफिशिएंसी की वजह से आने वाली कॉस्ट को ही कैलकुलेट करने के लिए कहा है। जब हम हमारे लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले में आता है, एंड दैट कंपोनेंट इज योर इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट। व्हेन पीपल आर नॉट ट्रेन्ड, then your involvement increases. ऐसा होता है क्या? जस्ट जस्ट चैट बॉक्स में मुझे बताओ। माय स्टेटमेंट इज, इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर पीपल, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन योर इन्वॉल्वमेंट, ऐसे कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट। इफ यू थिंक यस, देन पुट यस, इफ यू थिंक नो, देन पुट नो। अगर हमें इतने लॉजिकली समझ में आ रहा है कि यार मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाला है, अब तुम्हारे टाइम का कॉस्ट कैलकुलेट करो। तुम्हारे टाइम का, यू एज एंटरप्रेन्योर, लीडर, प्रमोटर, द टाइम दैट आई वाज सपोज टू स्पेंड ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, time that I was supposed to invest in exploring new market, time that I was supposed to invest in doing that next JV, time that I was supposed to invest in getting that new contract on board, इसी में से कुछ टाइम दोगे ना, अब उसकी कैलकुलेशन करो। So the cost of inefficiency and the leakage in the system plus the cost of your time, अब इस कॉस्ट के साथ करो कंपेयर, द कॉस्ट ऑफ विच और द एफर्ट दैट यू विल बी पुटिंग इन डेवलपमेंट और इन ट्रेनिंग आवर पीपल। तो जब हम ये सारा कैलकुलेट करते हैं, तो जो सीएफओ का जो थॉट है वो एनीवेज पीछे पड़ जाता है, पीछे रह जाता है ना। पीछे रह जाता है। So considering this, yes, it is important that we train our people.
But while training also, we need to understand there are few cautions. While training also, because what happens, what I have seen over the period of time is, जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जड़ी थोड़ी सी नो झुलसा देने वाली बात कर रहा हूँ कि अरे यार, लुक एट द कॉस्ट, लुक एट द कॉस्ट दैट यू विल इनकर। अब इस चक्कर में क्या हो जाता है, कई बार वो कंपनी जो वो ट्रेनिंग कंपनी बन जाती है, वो कितना टाइम और कितना एफर्ट देना चाहिए वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। वो ट्रेनिंग कंपनी क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, आज क्या चल रहा है, नहीं आज वो ट्रेनिंग चल रहा है, कल क्या चल रहा है, कल वो ट्रेनिंग चल रहा है। सो किसी किसी भी चीज को अगर हम अति करेंगे ना तो नुकसान ही होगा ना। हाउ डू आई बैलेंस? I balance by understanding training is not the end. You're not a training company. Training is important, but you're not a training company. Your objective is training is not the end. Deployment is what makes people move. Your objective is helping them to perform. हमारा ना एक कैरेक्टरिस्टिक है, और हमारा कह रहा हूं, मतलब आपका और मेरा भी, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम एज एंटरप्रेन्योर्स ना बड़े एक्सट्रीम एंड्स वाले होते हैं। हम आइदर और में चले जाते हैं, या तो नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग या कोई भी चीज, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, और करना शुरू करते तो वही कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं दिस एंड दैट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, हमें आइदर और वाला समझ में आता। एक्सट्रीमिस्ट या तो नहीं करेंगे या तो करेंगे तो बस वही करेंगे। We need to have this aspect of बैलेंसिंग वाला चीज समझ में आना चाहिए। इवन हमारे हिंदू फिलॉसफी में या इंडियन नॉलेज सिस्टम में, नॉट ओनली इन हिंदू बट ऑल द इंडियन नॉलेज सिस्टम में, इट इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट बैलेंस। गीता का अगर आप सार कहो देखो तो वही है कि एक बैलेंस लाइफ जियो। इन मराठी में कहावत है, न भोगावे न त्यागावे, मध्य भागी विभागावे। ना पूरे भोग में जाना है ना पूरे त्याग में जाना है, बीच में बैलेंस करना। इन बिजनेस ऑल्सो हमें ये बैलेंस समझ में आना जरूरी है, और वो बैलेंस समझने के लिए हमें देख हर चीज जो हम करते हैं उसमें जो दो एक्सट्रीम एंड्स है, जो आइदर और है, इसको बैलेंस करने वाला जो एस्पेक्ट है उसको कहा जाता है कॉमन बॉन्ड। कॉमन बॉन्ड क्या है? सो ट्रेनिंग करना या नहीं करना, इसका कॉमन बॉन्ड है परफॉर्मेंस। यू आर ट्रेनिंग देम सो दैट दे कैन परफॉर्म। इन बाय प्रोडक्ट उनका पोटेंशियल रियलाइजेशन इंक्रीज हो ही रहा है। सो आई नीड टू ट्रेन सो दैट आई कैन डिप्लॉय फॉर द परफॉर्मेंस। जब लोग आपके पास आ रहे हैं, जब आप एब्जॉर्प्शन स्टेज में हो, एब्जॉर्प्शन में आप उनका परफॉर्मेंस नहीं इवेलुएट कर रहे हो, ट्रेनिंग स्टेज में आप उनको परफॉर्म करने के लिए रेडी कर रहे हो, और परफॉर्मेंस के कुछ ग्लिम्सेस देख रहे हो, ग्लिम्सेस, ताकि उन ग्लिम्सेस से आपको समझ में आए 6 महीने के बाद जो मैं उसका कंफर्मेशन इवैल्यूएशन करने वाला हूं, उसमें मेरे पास ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए। वो कंफर्मेशन का डेट आता है ना, फिर एचआर आपको बोलता है सर इसका कंफर्मेशन का डेट आ गया। अगर एचआर बताए तो भी बड़ा प्रोएक्टिव हो गया,
कई केसेस में तो वो बंदा खुद ही बताता है, सर 6 महीने हो गए ऑफर लेटर में, कहा था 6 महीने, 7 महीने हो गए ऑफर लेटर में, कहा था 6 महीने के बाद कंफर्मेशन होगा। अब अफरा तफरी मचती है कि क्या बेसिस पे करूं, ये बेसिस पे करूं कि ऑफर लेटर में लिखा था, या मेरे पास कुछ डेटा है जो मुझे बता रहा है कि गए 6 महीने में ये चीजें इसने सीखी है, ये चीजों पे इसने काम किया है, और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, इन प्रोजेक्ट्स में फेल हुआ है, इन प्रोजेक्ट्स को इनकम्प्लीट छोड़ा है। डू आई हैव दैट डेटा? सो पहले 6 महीने के ट्रेनिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं उसको सही तरीके से डिप्लॉय कर सकूं। डिप्लॉय का मतलब है कि वो परफॉर्मेंस करने के लिए वो रेडी हो जाए, और मैं उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए रेडी हो जाऊं। वो परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाए और मैं उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए रेडी हो जाए। कैसे करें? सो ये करने के लिए देन वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। कोई एक स्ट्रक्चर होना पड़ेगा मेरे पास। आया आया इंडक्शन किया, इंडक्शन किया, चलो फ्लोर पे डाल दिया। कई लोग ये भी कहते कि अरे मैं तो एक्सपीरियंस लोगों को लिया है ना, तो उसको तो आना चाहिए। ही मस्ट ब्रिंग समथिंग विथ हिमसेल्फ, राइट? ऑफ कोर्स ही शुड ब्रिंग समथिंग विथ हिमसेल्फ। बट वो जो लेके आ रहा है ना, वो कहीं और से लेके आ रहा है, किसी और कॉन्टेक्स्ट से लेके आ रहा है, और आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब तक आपका कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर के कंटेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, तब तक आपका वाला परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। वो आके कुछ कुछ कर देगा, फिर हम ही लोग होंगे जो कहेंगे अरे यार ये ऐसा नहीं करना था। आपको समझ में आता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते? अब ये 3 4 बार जब ऐसा हो जाता है ना, तो जो मंजेश जी कह रहे थे ना, विल विल, वो विल हिट हो जाता है। अरे यार कुछ भी करूं, ये बोलता है ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको अज्यूम करते हैं कि उस कंटेंट से वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म कर लेगा। अरे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करता है। देर आर सो मेनी एस्पेक्ट जिसके ऊपर उसकी इंटरडिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी नहीं कह रहा हूं, इंटरडिपेंडेंसी है। अगर पीएनजी का सीईओ बाहर निकलेगा ना, तो दूसरा सीईओ नहीं, दूसरा पीएनजी नहीं खड़ा करेगा, वो कुछ तो खड़ा कर देगा। क्योंकि जब वो पीएनजी में था, इट वॉज नॉट हिज ओन, वॉट इट वॉज नॉट हिज कंटेंट ओनली, it was the combination of content within him and the context around him. मेरे अंदर का ज्ञान और ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉम्बिनेशन है परफॉर्मेंस। नहीं तो फिर डिपार्टमेंट्स और इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी ना। आई एम श्योर वो जब आया तो कुछ अपने अंदर कंटेंट लेके आया, कुछ ज्ञान लेके आया, कुछ स्किल्स लेके आया, लेकिन आज तक उसने उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उस स्किल को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जहां से वो आया है, वहां उसने उसको यूज किया है। जैसे ही वो आपके यहां आता है, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, उसका
कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। अब आपको उन 6 महीनों में उसको, उसके अंदर के स्किल को, नॉलेज को आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन करना है। तब आपके वाला परफॉर्मेंस आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हम उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट तक ही है। और इसका जो 5 स्टेप मॉडल है, आई एम शेयरिंग दैट 5 स्टेप मॉडल विथ यू। ऑफ कोर्स इसका डिटेल ई बुक में मिल जाएगा। द 5 स्टेप मॉडल इज ट्रेन विद द पर्पस, with the objective, clarify roles and rights, deploy with ownership routines, turn knowledge into checklists and outputs, and monitor implementation, not the people, not that person. It's a 5 step model that we should follow. Now I will sensitize you on all the 5 steps, and the details करने का क्या will come in the ebook that we will be sending you. So ये वेबिनार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वाला है। इट इज नॉट जस्ट कि आपने वेबिनार में आया, कुछ कुछ सुना और चले गए। The ebook that we send along with this is equally important. अब मेरी ट्रेनिंग कैसे डिजाइन होगी? तो लेट्स गो बैक। जब हमने जेडी बनाया था ना, हमने जेडी का जब सेशन किया, तो हमने कहा था जेडी कहां से बनेगी? तो जेडी का जो इनपुट है वो है ऑल द प्रोसेसेस दैट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन। नाउ दोज प्रोसेसेस बिकम्स द फर्स्ट इनपुट फॉर डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग विद पर्पस। यहां मैं फिलोसॉफिकल पर्पस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव कि इस पोजीशन में जो बंदा है ये कौन से 15, 20 या 25 या 5 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। उसका जो रोल है ना, वो कौन सी वो 15, 20, 25 प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है। जो भी कोई एक पोजीशन ऐसी होगी जिसके लिए 15 प्रोसेसेस जो उसकी ओनरशिप की प्रोसेसेस है। जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने की ओनरशिप, जिसकी अकाउंटेबिलिटी उसकी है, आई नीड टू हैव दैट इन्वेंटरी ऑफ प्रोसेसेस विथ मी। और उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो उन प्रोसेसेस पे होगी, भले वो एक्सपीरियंस्ड है, कहीं से आ रहा है। दैट प्रोसेस ट्रेनिंग हैज टू हैपन। अब प्रोसेस ट्रेनिंग एक तो प्रोसेस मैनुअल से हो सकती है कि आपने पढ़ लिया, बट पढ़ना इज लाइक वो जो मतलब क्लासरूम में बैठ के साइकिल सीखने जैसा है। क्लासरूम में बैठ के साइकिल तो नहीं सीखी जा सकती ना। हाँ, साइकिल सीखने की थियरी समझ सकते हैं, हैंडल क्या होता है, पैडल क्या होता है, सैडल क्या होता है, गियर क्या होता है। सो वी नीड टू हैव सिमुलेटर्स और जिग्स जिन पे मैं ट्रेन करूंगा विद इन माई वर्कशॉप, विद इन माई ऑफिस। यू नो, आई वॉज वर्किंग विथ मेरू कैब्स कंपनी। मैंने उनके, वी हैव ऑर्डर्ड अराउंड 1,000 व्हीकल्स फ्रॉम देम।
तो उन्होंने हमारा फैक्ट्री विजिट करवाया था। तो फैक्ट्री विजिट पे मैं जब गया ना, मेरे साथ प्रमोटर थे मिस्टर नीरज गुप्ता, एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वहां जब हमने एंटर किया ना, तो वहां पे एक 800 टन का एक पंच था। 800 टन का वो मेटल की शीट ऐसे जाती थी, उस पे 800 टन का वो पंच गिरता था। और जैसे वो पंच उठता था ना, तो वो प्लेन मेटल शीट को एक सुंदर ऐसा उसका शेप बन जाता था। सो वी वर जस्ट गोइंग, वो लाइन से ऐसे देखते जा रहे थे। नीरज जस्ट टैप्ड ऑन माय शोल्डर एंड ही सेड, कुंदन, ये है ना ये 800 टन का पंच, अपना ट्रेनिंग वैसा होना चाहिए कि एक रॉ ड्राइवर आ जाए। हम तो रिक्रूट कर रहे थे ड्राइवर्स ना, ये काले पीली गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स। तो एक काली पीली गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को शॉफर में कन्वर्ट करना था। तो आवर ट्रेनिंग हैज टू बी लाइक दिस पंच, कि वो रॉ बंदा आ जाए, पंच गिर जाए ना तो वो मेरे शेप में बन जाए। हम आगे बढ़े, हमने देखा हर असेंबली लाइन के साइड में एक कांच की केबिन थी, और जो काम उस असेंबली लाइन में हो रहा था उसका ही एक छोटा सिम्युलेटर वहां पे था। जैसे कि कांच को यहां से उठाना है और यहां पे इस तरीके से लगाना है और ये 4 स्क्रू फिट करना है, तो वही एक केबिन में बना हुआ था। तो मैंने उस प्रोडक्शन सुपरवाइजर को पूछा कि भैया ये क्या है। तो उसने कहा कि सर ये जो काम यहाँ हो रहा है ना, उसी का सिम्युलेटर वो है। तो कांच किस एंगल में उठाई जा रही है, किस प्रेशर से फिट की जा रही है, और कितने बार वो स्क्रू घुमाया जा रहा है, ये सब का मुझे रीडिंग वहां से मिलता है। तो मैंने कहा फिर मतलब क्या? तो उसने कहा कि हर बंदा 21 दिन के बाद 1 घंटा उस सिम्युलेटर में जाता है। मतलब वो बंदा 5 साल से वही कांच उठाने का काम कर रहा है और फिट करने का काम कर रहा है, लेकिन हर 21 दिन में वो 1 घंटे के लिए उस सिम्युलेटर में जाता है और वही चीज करता है, और उसकी रीडिंग्स मिलती है। और अगर रीडिंग में कुछ आगे पीछे है तो कैलिब्रेशन हो रहा है। सो व्हेन वी आर सेइंग डिजाइन ट्रेनिंग अराउंड द जॉब सिचुएशन, ट्रेन विद द पर्पस का मतलब है डिजाइन ट्रेनिंग अराउंड द जॉब सिचुएशन, एंड फॉर दैट वी नीड टू इंक्लूड सम काइंड ऑफ जिग बनाना पड़ेगा। प्रोसेसेस जो है, अब प्रोसेसेस का मतलब पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था कि भैया कैसे करें। आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। आपके यहाँ उस प्रोसेस को बहुत बढ़िया करने वाला कोई तो होगा, या तो आप खुद होंगे। आप खुद उस प्रोसेस को करो और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ। हर प्रोसेस का वीडियो रिकॉर्डिंग, ये प्रोसेस कैसे की जाती है, एंड क्रिएट अ वीडियो लाइब्रेरी। आजकल तो मोबाइल फोन है ना, रील तो नहीं लगती, एंड ये वन टाइम एक्टिविटी है। हाँ, जब जब आपकी प्रोसेस चेंज होगी तब तब आपको फिर से एक बार रिकॉर्ड करना। कोई बड़ी लाइटिंग शाइटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रिएट दैट वीडियो लाइब्रेरी ऑफ ईच प्रोसेस एंड ट्रेन दैट पर्सन ऑन द प्रोसेसेस। अब क्या करना है, ये आपने प्रोसेस बुक से दिखाया, वीडियो से दिखाया, सिम्युलेटर पे करके दिखाया। साथ ही साथ क्या करना नहीं है वो भी। कई बार हम क्या करना है वो बता देते हैं, क्या करना करना नहीं है तो ये तो हमारा विजडम है ना। क्या नहीं करना हमारा विजडम है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गलतियां कर करके हमने रिफाइन किया है, तो हमें पता है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है जैसे बताना है, वैसे ही क्या नहीं करना है। सो वन इज क्रिएट प्रोसेस ट्रेनिंग।
लोग सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं सीखते हैं, कुछ चीजें देख के सीखते हैं, कुछ चीजें सुन के सीखते हैं, कुछ चीजें पढ़ के सीखते हैं, कुछ चीजें करके सीखते हैं। सो एंगेज डिफरेंट फैकल्टीज। सिर्फ एक फैकल्टी को एंगेज करके नहीं होगा, सिर्फ श्रवण से नहीं होगा। हमारे इंडियन फिलोसफी में कहा गया है, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। आप अगर बताओगे ना तो वो सिर्फ श्रवण हो गया। अब उसको मननम और निधिध्यासनम स्टेज में जाने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड हिम विद द सिमुलेशन, विजुअल, create a checklist or a test around what he has learned. ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, एक टेस्ट बना लो ताकि आपको और उसको फीडबैक मिले कि हाउ मच ही हैज अंडरस्टूड, ही और शी। देन कम्स द क्लैरिटी ऑफ रोल। क्लैरिटी ऑफ रोल कहां से आएगी? क्लैरिटी ऑफ रोल तो वो बंदा अगर 15 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, हर प्रोसेस का इनपुट और आउटपुट है। एवरी प्रोसेस देर आर इनपुट्स एंड देर आर आउटपुट्स, और इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में जो वो कर रहा है ना, वो उसका रोल है। सो इनपुट एंड आउटपुट बिकम्स द बाउंड्री ऑफ हिज रोल। हमें बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि यार इसको रिक्रूट तो इस चीज के लिए किया था, कर वो रहा है, और जिसने वो करना है वो परेशान बैठा हुआ है कि ये मेरे काम में घुसे जा रहा है। रोल की बाउंड्रीज नहीं है। कहां से आएगी रोल की बाउंड्रीज? रोल की बाउंड्रीज आएगी इनपुट और आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस। अब यहां बैठे हुए कई लोग सोचते होंगे कि अरे ये कहां से नई चीज लेके आए, हमारे पास तो प्रोसेसेस लिखी हुई ही नहीं है। नहीं लिखी है तो एसओपी लिखने मत बैठो अभी। इस प्रोसेस का इनपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या, और इसके बीच में 10 स्टेप्स क्या होने चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट इतना आर्किटेक्चर अगर आपके पास नहीं बना है ना, तो आप वैसे भी ट्रेनिंग नहीं बना पाओगे। तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो आप इनपुट तो ट्रिगर है उस प्रोसेस को शुरू होने के लिए, और आउटपुट कहता है कि प्रोसेस फिनिश हो गई। अगर आउटपुट में एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है तो प्रोसेस एफिशिएंट है, और अगर आउटपुट में एक्सपेक्टेड आउटपुट के सिवा और बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो प्रोसेस इनएफिशिएंट है। अब प्रोसेस को एफिशिएंट करने की वो दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे मेरे लोगों को ट्रेन करना है, उनके रोल्स अगर डिफाइन करने हैं, तो मेरे पास इनपुट, 10 स्टेप्स एंड आउटपुट, ये चीजें होनी चाहिए। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की जब बात की थी तो इनपुट आउटपुट 10 स्टेप के प्रोसेस का फॉर्मेट आपके ई बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इस वाले में भी दे देंगे। इनपुट इज वेयर हिज रोल स्टार्ट्स, आउटपुट इज वेयर हिज रोल, आउटपुट जो डिलीवर कर दिया दूसरी प्रोसेस को, हिज रोल एंड्स। सो मैं बाउंड्रीज लगा पाऊंगा। दैट इज हाउ आई एम गिविंग रोल क्लैरिटी। और रोल क्लैरिटी के साथ में उसके रोल के बाउंड्रीज में दे रहा हूं, मैं वो कहां तक डिसीजन ले सकता है उसकी बाउंड्रीज दे रहा हूं, ताकि वो दूसरे के एरिया में ना घुसे। दूसरे के एरिया में घुसने के कई बार चांसेस इस वजह से भी होते हैं कि अपना नहीं ठीक कर पा रहा, अपना ही नहीं कर पा रहा ठीक, अब दूसरे क्या उंगली कर रहा है, अब दूसरा भी परेशान है। कई बार ये जस्टिफिकेशन कि व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन माय प्रोसेसेस
का जस्टिफिकेशन बन जाता है जब आपने अगर बाउंड्रीज नहीं डिफाइन की। पीपल रेयरली अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं ना, रेयरली। वो तो देखता है कि अगर चीजें मेरे यहां नहीं हो रही है तो मैं किस पे डालूं। लेकिन जब बाउंड्रीज डिफाइन कर लेते हैं तो फिर मैं क्वेश्चनिंग बाउंड्रीज के अंदर कर। सो सेकेंड थिंग इज क्लैरिफाई द रोल्स एंड राइट्स एंड पुट द बाउंड्रीज, and then comes the deploy with ownership and routine. Deploy with ownership and routines, you know. अब ये डिफाइन करने के लिए पहले तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो जैसे उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, पहले 3 या 4 दिन में एक लाइव टास्क दे दो। एक लाइव टास्क दे दो, कोई भी एक लाइव टास्क। कोई भी एक लाइव टास्क दे दो। महेंद्र साहू जी कह रहे हैं कि सर आई एम रनिंग अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हाउ इट वर्क्स। ओके। तो अब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लेट्स से देर इज वन प्रोसेस और वन टास्क जहां पे उसने स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करना है। स्टूडेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ना। तो स्टूडेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में इनपुट क्या है? इनपुट शायद होगा कि उसने फीस भरी हुई रिसिट, उसका एडमिशन फॉर्म और स्टूडेंट हिमसेल्फ। अब ऑनबोर्डिंग में देयर विल बी सर्टेन स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू टेक। आउटपुट क्या होगा? Output would be he has started taking the lesson or the first lesson. So, from fees receipt, student, and application form to he starting taking the first lesson, attending the first lesson. इसके बीच के जो भी एक्टिविटीज होंगी, दैट इज द प्रोसेस। बाउंड्रीज क्या हो गई? My boundary starts only when I receive application form, payment receipt, whatever advance or whatever payment receipt, and student himself. Where it ends, when the person successfully attends the first class or first lesson. अब इसके बीच में जो एक्टिविटी है दैट इज ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी। अब उसके अंदर उसकी अटेंडेंस का वो करना होगा, उसको पूरा कोर्स एक्सप्लेन करना होगा, उसको कब कब टेस्ट होगी वो करना होगा, उसको किस तरीके से इवेल्युएट कर वो समझाना होगा। ये सारी की सारी उस प्रोसेस के अंदर की एक्टिविटीज हो। अब पहले 3 दिन में आपने उसको सिखाया, फिर एक लाइव टास्क दे दिया कि भैया ये स्टूडेंट है, इसको ऑनबोर्ड कर ले। अब लाइव टास्क में ये सोच के दे दो कि ये फेल होगा। आपको समझ में आएगा व्हाट ही इज डूइंग राइट एंड व्हाट ही इज डूइंग रॉन्ग। नाउ दिस इज वेयर आई एम टेकिंग वन प्रोसेस एज ए एग्जांपल। ऐसा हो सकता है कि वो जो बंदा है, वो जो पोजीशन है, वो 5 या 15 प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही सारी चीजें 15 प्रोसेसेस के साथ की करनी है। अब जैसे ही वो एक लाइव टास्क करेगा और आप ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ तक ठीक कर पा रहा है और कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ कुछ चीजें अपनी अच्छी लेके आ रहा है उसमें। और इसके बेसिस पे अभी आपका फीडबैक जाएगा या आपकी ट्रेनिंग का कैलिब्रेशन होगा। देन यू हैव टू
एक बार आपने सारे प्रोसेसेस के इनपुट आउटपुट बीच के स्टेप्स और उसको लाइव टास्क दे के कर लिया, अब यू हैव टू क्रिएट अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द आउटपुट्स. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू एक्शनेबल टास्क्स. अब उसने आपकी प्रोसेस देख ली, इनपुट आउटपुट देख लिए, उसको अपनी बाउंड्रीज पता है, उसको प्रोसेस स्टेप्स पता है, उसने कुछ लाइव भी किया है और आपने उसको फीडबैक किया दिया है. अब इस बेसिस पे बनेगी आपकी आउटपुट की चेकलिस्ट. 15 प्रोसेसेस में मुझे ये 15 या 20 आउटपुट एक्सपेक्टेड है. ये 15 या 20 आउटपुट इस तरीके से दिखते हैं और मैं अभी तुझे इन 15 में से अगले 1 महीने में 5 आउटपुट पे इवैल्यूएट करने वाला हूं. हम अगले 1 महीने में 5 आउटपुट परफेक्ट करेंगे, फिर 5 से हम 8 आउटपुट पे जाएंगे, फिर 8 से हम 10 पे, और 10 से 15 आउटपुट तेरे से मैं परफेक्ट करा लूंगा. तो एक छोटा डैशबोर्ड बनेगा जिसमें आप अगले 90 दिन के कौन से आउटपुट इनसे एक्सपेक्टेड है, उसमें से पहले 30 दिन में कौन से परफेक्ट करने हैं, उसके बाद 60 दिन में कौन से परफेक्ट करने हैं, और 90 दिन में कौन से परफेक्ट करने. एंड देन वी मूव ऑन टू क्रिएट लीड एंड लैग इंडिकेटर्स फॉर दैट इंडिविजुअल. यही लीड एंड लैग इंडिकेटर उसके केपीआई और केआरएस बनेंगे. लैग इंडिकेटर क्या होता है? लैग इंडिकेटर इज द गोल. अगले 6 महीने में तेरे हर प्रोसेस के गोल क्या है? गोल इज लैग इंडिकेटर. और लीड इंडिकेटर, क्या ऐसा करने से तू अपने लैग इंडिकेटर तक या गोल तक पहुंचेगा. मतलब अगले 6 महीने में तूने 100 कस्टमर ऑनबोर्ड करने हैं. 100 कस्टमर ऑनबोर्ड करने, ये हो गया लैग इंडिकेटर. अब 100 कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए लीड इंडिकेटर्स क्या होंगे? तो मेरे पास मुझे कितने का डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उन डेटाबेस में से कितने को अवेयरनेस देना है, अवेयरनेस में से कितने सेल्स क्वालिफाइड लीड बनेंगे, सेल्स क्वालिफाइड लीड में से कितनों को मैं अप्रोच करूंगा, जितनों को मैं अप्रोच करूंगा उसमें से कितनों को मैं प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, इन डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन दिए हुए में से कितने लोग कोटेशन पे जाएंगे, जो कोटेशन पे गए हैं उनमें से कितने क्लोजर पे जाएंगे, और कितने क्लोजर पे गए हैं उनमें से कितने ऑनबोर्ड होंगे. अब ये जो सारे नंबर है ना, डेटाबेस क्रिएशन से ऑनबोर्ड, ये जो नंबर है ये है लीड इंडिकेटर्स. 2000 का डेटा मैं इस महीने में लाऊंगा. उन 2000 में से इतने को मैं 2000 में से 2000 लोगों को मैं अवेयरनेस दूंगा, या इस महीने में 1000 को अवेयरनेस दूंगा, अगले महीने में 1000 को अवेयरनेस दूंगा. 1000 में से 500 को मैं अप्रोच करूंगा, 500 में से 100 को मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, 100 में से 10 को मैं कोटेशन दूंगा. ये जो बनेगा, दैट इज योर लीड इंडिकेटर. इन अ वे दैट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टूल. हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉइज 2 सवाल अपने बॉसेस को कभी नहीं पूछते, और क्योंकि वो नहीं पूछते हैं इसलिए आपको पूछना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन है, बॉस टेल मी व्हाट इज दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. ये एम्प्लॉय ने पूछना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पूछते? अभी इसको पूछ लूं और इतनी बड़ी लिस्ट निकाल के देगा
तो आ बैल मुझे मार किसने बोला है? बॉस, व्हाट इज दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी एंड हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट मी? ये दो सवाल, ये अगर क्लैरिटी है ना तो चीजें बड़ी स्मूथ जाएगी, लेकिन ये पूछते ही नहीं। तो अगर वो नहीं पूछते हैं तो हमें बनानी पड़ेगी उनके बिहाफ पे। और ये जो पूरा लीड एंड लैग इंडिकेटर का जो ये पूरा सेट है, इसी को हम कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इन दो सवालों के जवाब, कि भैया तेरे से ये अपेक्षित है और ये आउटपुट्स है जिस पे मैं आपको इवैल्यूएट करने वाला। When we do that, this, we can say that we have trained our people for that first 6 months performance, जिसके बेसिस पे मैं कंफर्मेशन करने 6 महीने में करना होता है, इसलिए नहीं। यार यार तू एचआर बता क्या इसको करना चाहिए क्या? एचआर कहता है सर प्रोडक्शन मैनेजर को पूछती हूँ करना चाहिए क्या। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है मैं सुपरवाइजर को पूछता हूँ करना चाहिए क्या। सुपरवाइजर को पूछने जाता है, 3 दिन पहले दोनों के झगड़े हुए होते हैं। वो कहता है नहीं 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 ये तो फालतू आदमी है। अरे किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? क्योंकि तेरे साथ झगड़ा हो गया? हाँ, तुझे शक्ल पसंद नहीं है? सो यहां बैठे हुए कई एंटरप्रेन्योर्स का भी एक क्वेश्चन आता होगा, करने का क्या बोल? थियरी तो समझ ली है ना, मैं इसको कैसे करूं मेरे कॉन्टेक्स्ट में? तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि हम हमारे ई बुक में डिटेल्स जो अभी भी हमने बात की वो देंगे, साथ ही साथ ये वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप बाद में रेफर कर सको। और तो ये तो हमारी तरफ से इनपुट हो गया। आपका इनपुट ये होगा कि भैया 1-1.5 घंटा बैठो, जैसे 1.5 घंटा सुनने के लिए बैठे हो ना, वैसे 1.5 घंटा बैठो ई बुक लेके और आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको लगाओ। 100% नहीं लगेगा, 80% लगेगा। 80% से शुरू करो, 80% से शुरू करो, 60% से शुरू करो। जब करना शुरू करोगे एप्लीकेशन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज हमारे क्यूआर कोड्स अवेलेबल है, हमारा ग्रुप में एडमिन अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज सेंड अस अ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। क्योंकि मैं अभी इतने सारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहां नहीं जवाब दे, ऑफ कोर्स क्यूएनए में वी विल ट्राई टू आंसर, बट वी वुड बी मोर हैप्पी टू गिव कॉन्टेक्चुअल आंसर। कि सर जैसे इन्होंने पूछा है ना, आई एम रनिंग अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हाउ इट वर्क्स, इज अ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। We will be more than happy to do that conversation. Now we will move on to Q&A. Before I move on to Q&A, there's a request that please share with your entrepreneur friends about this webinar series, about our YouTube channel, about our LinkedIn प्रोफाइल, बिकॉज वहां भी कई चीजें हर रोज अपडेट हो रही है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू questions. If there are any questions, we would love to answer. Arun Lanjewar. Yes, Arun ji, बोला बोलिए। As an entrepreneur, we have to sort out so many things for running our businesses. The main object is to have a growth path. So in a industry, should we appoint one general manager who will take care of all the aspects like the production kitna hua, sales ka kitna hua,
या HR के पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि ये सब देखने में ही हमारा पूरा टाइम चले जाता है। तो एक आदमी ऐसा करे जिस जो हमको सिर्फ एक ही जन रिपोर्ट करे, ताकि हम लोग ये सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ में देख सके और हम अपना टाइम ग्रोथ के लिए कर सके। इज इट एडवाइजेबल? एब्सोल्युटली ये करना चाहिए, लेकिन सर देखिए इसमें कॉशन है। ओके, क्योंकि अदरवाइज यू विल अगेन एंड अप हैविंग वन मोर पर्सन हेवी वेट एंड अगेन गेटिंग योर सेल्फ इन्वॉल्व इन टू मॉनिटरिंग ऑफ दीज थिंग्स। एक है, आप चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हो, इंजीनियर करते हो, तो ये सिस्टम जब बनाओगे ना, एक टाइम बनानी है, बनाने में इंजीनियरिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप जनरल मैनेजर रखो, आप सीईओ रखो, कोई भी रखो। अरुण जी, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, हम लोग एक बार तो उनको पूरा सेट कर देंगे, पूरा हाँ, प्रोसीजर बता देंगे इस टाइप का है। लेकिन फिर उसको मेंटेन करने के लिए वो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखते देखते ही पूरा टाइम चले जाता है। तो क्या हम एक ऐसा मैनेजर रख दें कि भैया ये सिस्टम्स है, इस हिसाब से आपको चेक करने का है और हमको रिपोर्टिंग करने का है। अरुण जी, आप कब से ज्वाइन करना शुरू किया आपने ये वाला सीरीज? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मेरे को आई वॉज तो आप नॉट वेल। पीछे वाले कुछ इस वेबिनार्स जाके देखिए। ओके, हमने ये सारी बातें शुरू इसलिए की है, अल्फा सिस्टम और बीटा सिस्टम। हाँ। अरुण लांजेवर का टाइम बीटा सिस्टम पे जाना चाहिए। ओके। बीटा सिस्टम जो इस बिजनेस की ग्रोथ, इस बिजनेस का एक्सपेंशन, इस बिजनेस के टुमारो पे काम कर रहा है। लेकिन मेरा अल्फा इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि अरुण लांजेवर पूरा अल्फा, अल्फा इज विच इज टेकिंग केयर ऑफ टुडे। हाँ। तो मेरा एंटरप्रेन्योर अल्फा में इतना बुरा घुसा हुआ है कि वो बीटा पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। ओके। तो आप पीछे वाले कुछ सेशंस अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या करूं जिससे मेरी अल्फा बनेगी। सॉल्यूशन बंदा लाना नहीं है, हाँ। बंदा लाने से पहले सिस्टम बनाना है। हाँ। बंदा ओके। आके सिस्टम बनाएगा, ये फॉल्स थॉट है। बराबर है। सिस्टम की इंजीनियरिंग आपको ही करनी है, ओके। और फिर वो इंजीनियर किया हुआ सिस्टम उस बंदे के हाथ में देना, उसको कहना है भाई तेरे को इसको मेंटेन करना है, तेरे को इसको कैलिब्रेट करना है, और मुझे ये रिपोर्ट्स चाहिए। ओके। आप उसको आप सीईओ कहो, आप उसको सीओओ कहो, जीएम कहो, या आप उसको आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहो। हाँ। ओके। ओके, सो आपकी थॉट बराबर है सर, ओके। फंडामेंटली आपका थॉट बराबर है। लेकिन कॉशन ये है कि आप बंदे को लाके सिस्टम बनाने पे मत लगाओ। आप यस। सिस्टम बनाओ और उसको मेंटेन करने के लिए दो। यस, क्योंकि सिस्टम हमको ही पता है कि क्या रहना चाहिए। हाँ, फिर इस नहीं तो क्या होगा, वो बनाएगा ना तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। नहीं आप नहीं, कहोगे यार हाँ। ये क्या है, ये हाँ। क्या है, यू नो उसको भी निकाल दोगे। ओके। ओके, फर्स्ट सिस्टम बना लीजिए। हाँ, सिस्टम बनाइए। और आपकी इंजीनियरिंग से जब बनाएगा, आप उस आपके एग्जिस्टिंग बंदे में से भी किसी को उठा सकते हो आप, कि भैया ओके। देख हमने मिलके ये सिस्टम बनाई ना, अभी तू इसको मेंटेन कर। मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये यूट्यूब में भी हम देख सकते हैं करके, आपके पुराने से तो वो है हाँ, पुराने वहाँ पे। हाँ, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ट्रांसगनाइजेशन सीईओ ऑफिस, वहां जाओगे तो वहां पे वेबिनार का एक प्लेलिस्ट है। उसके अंदर सारे पुराने सेशंस और उसके ई बुक्स रखे हुए हैं। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी। या इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, तो जैसे अरुण जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसी का जवाब हम हमारे सीईओ ऑफिस सर्विस से देते हैं। जो कंपनियां कहती है कि मुझे सिस्टम बनाने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए एक 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 सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन का सीईओ ऑफिस कहते हैं। ओके, और वो सीईओ ऑफिस जो है वो यही काम करती है। सो यू कैन ऑल्सो अप्रोच अस फॉर सीईओ ऑफिस सर्विसेज। आई थिंक देयर वाज अ हैंड रेज, किसी का हैंड रेज था। ओके, सो इफ देयर आर
किरण शेट्टी जी का हैंड रेस हो रहा है, फिर वो कहीं पे कुछ। किरण जी से वैसे भी मैं फोन पे बात कर। हाँ किरण जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी, ये हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है जब भी हम ट्रेन करके लोगों को उधर रखते हैं, सेकंड इन लाइन को ट्रेन करने का उनका इच्छा नहीं रहता। जितना भी पुश करो वो नहीं करेंगे। ये बड़ा बॉटलनेक है। सो ये जो लॉ ऑफ लीड हमने डिस्कस की थी, आप शुरुआत से हो क्या किरण मैं जी? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया सर। हाँ। तो हमने लॉ ऑफ लीड करके एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। जी। ओके। कभी कभी लीडर लीड बन जाता है। जी। लीड मतलब ये ओके। लीड, करेक्ट। ढक्कन ढक्कन बन जाता है। ब्लॉकेज। हाँ, ढक्कन लीडरशिप बोलते हैं हम उसको। जी। तो जब वो ढक्कन बन जाता है ना, तो जो इंसान उसके अंडर है हम्म। उसका पोटेंशियल बढ़ना कभी कम नहीं होगा। ओके। वो उसको हिट करेगा। तो आपका एक व्यू जो है ना, हम्म। लेट्स से सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटर, मैनेजर और आप। ओके। हम्म। तो ऑलवेज देयर हैज टू बी अ बडी विथ हिम। ओके। तो अगर उसका मैनेजर उसको ग्रो होने नहीं दे रहा है ना, तो उसका बड़ी आपको फीडबैक देगा। उतना बड़ा टीम नहीं है सर। आप बड़ी बन जाओ। ओके। आप बड़ी बन जाओ। मेरी भी कहाँ इतनी बड़ी टीम है सर। जैसे कि अभी क्या है, एक डिपार्टमेंट चालू किया, डिपार्टमेंट में 3 4 लोग हैं, तो फिर प्रोडक्शन नहीं होता। फिर वो आकर के वो जो लीडर है, सर अभी मैं ये करूं क्या, मेरा प्रोडक्शन कर दे, ये दूं। फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर उसमें बोलना नहीं। ओके। दिस आर द स्टैंडर्ड आंसर्स बीन गिवन बाय द टीम लीडर। हाँ, तो यहाँ पे कई वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल है कि टीम लीडर को आपने सिलेक्ट कैसे किया। वो सही मायने में लीडर है कि एक डरा हुआ प्राणी है, कि वो अपने सर, जूनियर से डर रहा है। नहीं नहीं सर, होता ऐसा है कि एक जन को हम ट्रेनिंग देने को शुरू करते हैं, हाँ। फिर उसका सीनियर अगर छोड़ के गया तो वो जल्दी प्रमोट हो जाता है। ये ऐसा करके प्रमोट होके आते हैं, मतलब जितना टाइम कंपनी के साथ में स्पेंड किया है उसने, हाँ। वैसा प्रमोशन है। हाँ, तो पहला ही फंडामेंटल गलत ये है कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है हम्म। वो कैलिबर और कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि टाइम इन द सिस्टम है। करेक्ट। तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम जैसे जैसे बात करते जाएंगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएंगे कि इसमें करेक्शन करेंगे तो ये करेक्शन होगा, ये करेक्शन करेंगे तो ये करेक्शन होगा। ओके। हम्म। तो पूरी फंडामेंटल सिस्टम को ही रीहॉलिंग की जरूरत है। हम्म। ओके। अब ये रीहॉलिंग जो है वो ओवरनाइट नहीं होगा। नहीं। इसको आपके पास एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच होना पड़ेगा। ओके। करेक्ट। आइसोलेशन में चार चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। करेक्ट। अब ये इंटीग्रेटेड जो सॉल्यूशन है, उसी को हम्म। तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, जो ओके। ट्रांसफॉर्मेशन का सीईओ ऑफिस प्रोवाइड करता है ना, हम्म। जिसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनिज्म के नजर से देखते हैं। ओके। तो अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए सिर्फ हाथ रिपेयर नहीं करूंगा ना। करेक्ट। मुझे पता है कि ये हाथ का दर्द ये चार जगहों से कनेक्टेड है। करेक्ट। तो ये चार जगह पे करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम्म। आपने मेरे साथ बात करना शुरू किया तो उसमें हमने प्रॉब्लम क्या लिया कि अरे भैया नीचे वाले को सिखाता नहीं। करेक्ट। तो ये नीचे वाले को सिखाने वाला सही में लीडर है क्या? तो हम्म। उसमें ये निकल के आया कि यार वो लीडरशिप के लिए जो उसके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो हम्म। मैच्योरिटी आने से पहले ही वो प्रमोट हो गया। हम्म। ओके। करेक्ट। अब वो क्यों प्रमोट हो गया? क्योंकि उसका बॉस निकल गया। अब करेक्ट। उसका बॉस क्यों निकल गया? तो उसके चार कारण होंगे। करेक्ट। ओके। तो हमें ये वाई वाई एनालिसिस करके रूट पे जाके वहां से करेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तभी ये पूरी सिस्टम ठीक हो जाएगी सर। ये आप जितने साल में मार्केट में हो ना, उस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी। ये एक साल का बहुत ही इंटेंस एफर्ट है। उसके बाद इंटेंसिटी नीचे 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 होती जाएगी। ओके। इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट ऑफ करेक्शन।
करेक्ट या तो वो तो करेक्ट। करना पड़ेगा सर। और फिर जब न्यू चीज इनको सिखाने के लिए जाते हैं तो फिर वापस इनका भी वो सेम डायलॉग्स रहता है, दैट इज कंटिन्यूड। नया नया सीखते रहना पड़ेगा, आजकल का जो स्पीड है, तो जो हम ओल्ड लेकर के चल रहे हैं उस पे तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो कई बार ना आपकी जब लीगेसी प्रॉब्लम्स जो जी है लीगेसी बिजनेस में क्या हो जाता है कि लीगेसी प्रॉब्लम्स जो है वो तो वैसी ही रहती है, क्योंकि जी इतने सालों से अल्फा को कैलिब्रेट नहीं किया और बीटा बनाया ही नहीं। करेक्ट। अब बीटा नहीं बनाया तो अल्फा के ऊपर इतना डिपेंडेंसी आ गया करेक्ट। कि अल्फा को छोड़ नहीं सकता, और हम्म। अल्फा को छोड़ू नहीं तो ग्रो नहीं हो सकता। करेक्ट। नया ब्लड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। बॉडी नया ब्लड बनाती ही है ना, नया सेल बनाती ही है, करेक्ट और पुराने सेल मर जाते हैं। अब करेक्ट। मेरी पुराने सेल्स के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो गई, और मैं पुराने हम्म। सेल्स को ही प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो डीके तो होना ही होना है। करेक्ट। बॉडी लंबे समय तक तब चलती है जब परफेक्ट डिटॉक्स होता है। हम्म। अब मेरे सिस्टम के अंदर डिटॉक्स हो ही नहीं रहा है, ओके। तो पुराना सारा एक्यूमुलेटेड है ना। हम्म। और पुराना जितना एक्यूमुलेटेड रहेगा, डिटॉक्स अगर नहीं होगा, तो उसी में से फिर कैंसर बनेगा। करेक्ट। तो डिटॉक्सिंग की भी सिस्टम बनानी पड़ेगी सर। ओके। या आप मुलाकात कराओ अपने पार्टनर्स के साथ, बैठ के करते हैं कुछ। ठीक ठीक। या मैं कॉल करता हूँ सर आपको। ओके ओके ठीक ओके। है। इसके आगे के जो 3 सेशंस हैं, ये मैं डायरेक्टली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवॉर्ड एंड फीडबैक, एंगेजमेंट, ये जो है ये मैं डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करके ई बुक के साथ उसी यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं, क्योंकि अगले वेबिनार से वी आर मूविंग इनटू डिफरेंट थीम। हम अभी अल्फा बीटा के थीम से हम अगले थीम पे जा रहे हैं, एंड दैट थीम इज आर्ट एंड साइंस ऑफ सस्टेनेबल स्केल फॉर एसएमई बिजनेस। आर्ट एंड साइंस ऑफ सस्टेनेबल स्केल फॉर एसएमई बिजनेस। ओके। टैलेंट फैक्ट्री वाला हमने अभी तक 4 सेशन कर लिए। बचे हुए 3 सेशन जो है मैं रिकॉर्ड करके डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, वहां से आप देख सकते हो। उसकी भी ई बुक उसी के साथ में रहेंगे। अगले हफ्ते से वी आर मूविंग इनटू डिफरेंट थीम, दैट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ सस्टेनेबल स्केल फॉर एसएमई बिजनेस। एसएमई बिजनेस के लिए एक शाश्वत ग्रोथ, शाश्वत वृद्धि पाने का आर्ट और साइंस क्या है, इस पे हम बात करें। ओके, विद दिस वी विल क्लोज फॉर द डे।